Good evening, everyone. Hope you are doing good. Audio video clear, clear? Is audio video clear for all? Yeah. So last point of discussion was we were discussing consolidation. Consolidation में हमने डिस्कस कर लिया था कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट. सेटलमेंट कैसे कंप्यूट करते हैं वो देख लिया था हमने. वी टॉक्ड अबाउट क्वांटिटी कंसोलिडेशन सेटलमेंट. वी टॉक्ड अबाउट सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट. लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस था हमारा करेक्शन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन पीरियड. जो करेक्शन अप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड की वजह से वो भी हमने चेक कर लिया था. दैट वाज आल्सो बीइंग चेक्ड. तो यहाँ तक की कहानी हमने कर ली थी. सो टिल करेक्शन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन पीरियड वाज कंप्लीटेड. चलिए लोड लगाएंगे तो सेटलमेंट अपर पोर्शन में ज़्यादा होगा, अगर नहीं लगा तो लोअर पोर्शन में ज़्यादा होगा. क्या लिखा शुभम परमार? क्या डाउट पूछ रहा है? क्लियर करो अपनी स्टेटमेंट को. लैग आ रहा है? रिफ्रेश करो एक बार. लैग आ रहा है तो रिफ्रेश सिस्टम. अगर लैग आ रहा है तो आपने बोला था कि सरचार्ज लगाने पे अपर पोर्शन में ज़्यादा सेटलमेंट होगा. अपर पोर्शन में कौन से अपर पोर्शन में ज़्यादा सेटलमेंट होगा? मैंने ये बोला था सरचार्ज लगाने पे अपर पोर्शन में ज़्यादा सेटलमेंट होगा. चलिए कंटिन्यू करते हैं. सो कंटिन्यू. सो कंटिन्यू करते हैं. सो कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. कंस्ट्रक्शन टाइम के बाद लोड नहीं लगेगा. जैसे कि लाइव लोड. कंस्ट्रक्शन टाइम के बाद लोड नहीं लगेगा. हाँ लगेगा लाइव लोड. फिर से कंस्ट्रक्शन के बाद लाइव लोड लगा. फिर उसके बाद पीसी कॉन्स्टेंट दिखाता है. वो तो कंस्ट्रक्शन का लोड था. आपने बिल्डिंग बनाई, उसका लोड बनाया था. टोटल लोड बनाई जिसके लिए डिजाइन है. जो स्ट्रक्चरल लोड है वो हमें शो किया था. दैट वाज द लोड बीइंग शोन. पीसी वाज द कंस्ट्रक्शन लोड. सेटलमेंट पूरे थिकनेस का निकालेंगे. 10 बार बता दिया. सेटलमेंट सेंटर निकालोगे क्लियर की. सेटलमेंट विल बी फाउंड एट द सेंटर ऑफ द कंसोलिडेटिंग लेयर. जब आते हो पीछे बार पढ़ के तो आया करो. कम से कम 3-4 बार पॉइंट आया कहीं ना कहीं पे. जो भी सेटलमेंट आएगी वो कंसोलिडेटिंग लेयर के सेंटर पे निकालेंगे हम, क्योंकि टॉप पे अलग होगी, बॉटम पे कुछ अलग होगी. क्योंकि स्ट्रेसेस वेरी करेंगे पूरी हाइट के अलावा. जो भी हम सेटलमेंट कैलकुलेट करेंगे उसके सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे. व्हाटएवर कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल बी कैलकुलेटेड विल बी एट द सेंटर ऑफ द कंसोलिडेटिंग लेयर. क्योंकि थिकनेस के साथ वो वेरी करती जाएगी. इट विल वेरी. स्ट्रेसेस वेरी करेंगे तो सेटलमेंट भी वेरी करेगी. तो उसके सेंटर पे कैलकुलेट कर लेंगे सेटलमेंट को. और अगर सेटलमेंट सेंटर पे कैलकुलेट कर लेंगे इसका मतलब मान लेंगे वेरिएशन लीनियर है उसकी, जो कि नहीं होती है. इट्स नॉट द केस. आप तो स्ट्रेस की बात करते हैं. आपने सेटलमेंट तो लिखा ही नहीं. ये शिवम बोल रहा है यही पूछ रहा था मैं. आपने तो ऊपर स्ट्रेस लिख रहे थे. सेटलमेंट तो लिखा ही नहीं था आपने पीछे. तो अगर लोड लगाया सेटलमेंट अपर पोर्शन में ज्यादा होगा, लोअर पोर्शन में कम होगा. सेटलमेंट अपर पोर्शन अगर नहीं लगाओ तो लोअर पोर्शन में ज्यादा होगा. नहीं लगाओ तो सेम लोड की वजह से सेटलमेंट पूरी थिकनेस के लॉन्ग मिलेगी. बिकॉज ऑफ द सेम लोड इंक्रीमेंट इन द सॉइल द सेटलमेंट विल बी थ्रू आउट द लेयर. जो सेटलमेंट होगी वो पूरी लेयर के लॉन्ग होगी. और हम सेंटर पे निकालेंगे. विल कैलकुलेट द सेटलमेंट एट द सेंटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो कंटिन्यू. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो कंसोलिडेशन की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लिया. चलिए. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन टू बी रेफर्ड इज वर्टिकल सैंड ड्रेन्स. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस is vertical sand drains. Next of the point of reference is termed as vertical sand drains. Next of the point of reference is vertical sand drains. अब क्या है concept vertical sand drains का? The first point says the principle of the functioning, the principle of the functioning of a sand drain, the principle of the functioning of a sand drain, the principle of the functioning of a sand drain is based on the consolidation theory, is based on the consolidation theory of radially of radially of radially and vertically drained soil. तो 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन देख रहे हैं. वर्टिकली drained soil. अब तक 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन हुई थी. नाउ वी टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन. So the principle of the functioning of the sand drain is based upon consolidation theory of radially and vertically drained soil. Next point क्या बोल रहा है? Next point says the slow rate of consolidation, the slow rate of consolidation of saturated, the slow rate of consolidation of saturated clay of saturated clay of low permeability of low permeability of saturated clay of low permeability of low permeability may be accelerated by the means of vertical sand drains, by the means of vertical sand drains which provide path for radial drainage, which provide path for radial drainage, which provide path for radial drainage, so which provide path for radial drainage, resulting in resulting in shortening of
resulting in shortening of drainage path, resulting in shortening of drainage path, resulting in shortening of drainage path, shortening of drainage path, तो drainage path कम हो जाएगा. Next point बोल रहा है consolidation. Consolidation is then mainly due to consolidation is then mainly due to horizontal radial drainage, horizontal radial drainage, horizontal radial drainage, which results in faster dissipation of, which results in faster dissipation of, which results in faster dissipation of excess pore water pressure, excess pore water pressure, faster dissipation of excess pore water pressure. Next point क्या बोल रहा है? Next point says the magnitude of consolidation will remain same. The magnitude of consolidation will remain same. The magnitude of consolidation would remain same. Would remain same. And only the rate of settlement is increased. Would remain same. And only the rate of settlement would increase. Only the rate of settlement would increase. Next point क्या बोल रहा है? Sand drains को provide कहाँ करते हैं? So sand drains are provided. So sand drains are provided. Sand drains are provided when embankments. Sand drains are provided when embankments. Sand drains are provided when embankment. When embankment to be constructed. When embankment to be constructed over a highly compressible layer. Over a highly compressible layer. Over a highly compressible clay layer. Highly compressible clay layer. Highly compressible clay layer. Next one बोल रहा है. Next one says what? Next one says the sand drains also helps in. The sand drains also helps in. The sand drains also helps in increasing the. Also helps in increasing the rate of development of shear strength. Rate of development of shear strength in the soil. Shear strength in the soil. Thereby would permit a faster rate of construction of the embankment. Faster rate of construction of the embankment. Construction of the embankment. Faster rate of construction of the embankment. तो रेट ऑफ शेयर से भी बढ़ा दी, रेट भी बढ़ा दी कंस्ट्रक्शन की. नेक्स्ट सैंड ड्रेन्स इंस्टॉल कैसे करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सैंड ड्रेन्स आर इंस्टॉल्ड बाय ड्राइविंग a casing or hollow cylinder, also termed as mandrel, hollow cylinder through the soil layer, hollow cylinder through the soil layer, hollow cylinder through the soil layer, and making vertical boreholes, Next one says what? Next one says the casing is withdrawn. The casing is withdrawn after the borehole. After the borehole is backfilled. With a suitable graded sand. Having permeability approximately 1,000 times more than that of clay. Next इसका डिजाइन डाटा. Next point बोल रहा है sand drains vary in diameter from 450 mm to 600 mm. Diameter 450 to 600 mm. Next point बोल रहा है they are either constructed. इन सबकी एप्लीकेशन आएगी आगे. They are either constructed in square or triangular pattern. Square or triangular pattern in plan. Square and triangular pattern in plan. Next point क्या बोल रहा है? In these drains, dia is not of much significance. Again, an objective. Dia is not of much significance, as is the spacing between these drains. Which controls the length of drainage path. Next, spacing is in range of 1.8 to 4.5 meter. So spacing is in range of 1.8 to 4.5 meter. It is determined
on the basis of the fact, on the basis of the fact that 80% consolidation, that 80% consolidation takes place, 80% consolidation takes place during the construction of the fill itself, during the construction of the fill itself. तो स्पेसिंग इस पे निकालेंगे कि 80% कंसोलिडेशन कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हो जाए. So construction of the fill splits. Next point क्या बोल रहा है? Next point says spacing between the drains, spacing between the drains must be less than, again objective, thickness of the clay must be less than thickness of the clay, must be less than thickness of the clay. तो ये तो इसकी डिजाइनिंग की बात आ गई. तो सवाल में यूज करना पड़ेगा डिजाइनिंग को. तो डिजाइनिंग इज टू बी रेफर्ड. So designing is to be referred. Next point क्या बोल रहा है? Consolidation की थ्योरी तो आगे चलेगी. Next again a significant point. During the installation of sand drains, so during the installation of sand drains, the clay around the drains, the clay around the drains may get remolded, thus reducing the value of coefficient of consolidation, reducing the value of coefficient of consolidation, reducing the value of coefficient of consolidation. This is termed as smear effect. This is termed as smear effect. So again objective, smear effect पूछेगा क्या होता है? This is termed as smear effect. This is termed as smear effect. ये भी बता दिया. So this is also being referred a three-dimensional consolidation theory है. So three-dimensional consolidation theory. So next point बोल रहा है, next point क्या बोल रहा है? The general equation जैसे वहाँ पे डिराइव करता है, इस बार मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ उसे. The general equation of three-dimensional consolidation, general equation of three-dimensional consolidation is given by पीछे थी du by dt is equal to cv d2 u by dz square. So this is du by dt, this is du by dt ch. So du by dt this is equal to ch into d2 u by dr square. तो रेडियल डायरेक्शन में 1 by r. तो इस बार इसको डिराइव नहीं किया, डायरेक्टली मेंशन कर दिया. So dr square 1 by r du by dr, इसको डिराइव कर सकते हैं. तो cv ये सेम है d2 u by dz square. तो ये चीज तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. So r is radial cylindrical coordinate. So r is radial cylindrical coordinate और दूसरा vertical coordinate, radial cylindrical coordinate, and z is axial cylindrical coordinate. अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखें फॉर रेडियल फ्लो, अगर ये इक्वेशन लिखें फॉर रेडियल फ्लो के लिए, तो रेडियल फ्लो के लिए हम बोल सकते हैं du by dt, तो du by dt is equal to ch d2u dr square plus 1 by r du by dr. This is for radial flow. नेक्स्ट अगर लिखें हम वर्टिकल फ्लो के लिए, तो फॉर वर्टिकल फ्लो du by dt सेम रिलेशनशिप है, cv d2u by dz square. इसको हमने डिराइव किया होगा, इसको डिराइव कर लिया. अब ये ch cv क्या है? तो ch कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो kh upon mv into gamma w. cv कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, mv into gamma w. We are known to the fact कि permittivity parallel to the bending plane is more than the permittivity perpendicular to the bending plane. तो इसको नोट कर लेते हैं. as kh is more than kv, the coefficient of consolidation in horizontal direction comes out to be coefficient of consolidation in vertical direction. फिर से ऑब्जेक्टिव आपके लिए, again this is the objective for you. So next point बोल रहा है, if you are z direction में रेडियल और वर्टिकल लिखा पीछे uv. So if you are and uv are average degree of consolidation due to radial and vertical flow, So degree of consolidation, ऊपर वाली इक्वेशन का रिजल्ट, degree of consolidation in radial direction will be function of time factor in radial direction. Degree of consolidation in vertical direction will be equal to function of time factor in vertical direction. ये भी Fourier series से निकल के आएगा. This will be computed using Fourier series. Then TV will be equal to, TV की वैल्यू, TV will be equal to CV T by h square. सेम पीछे वाली कहानी, h की जगह हमने d लिखा हुआ था, हाइट की जगह मैं d नोटेशन को यूज कर रहा हूँ, तो d square and TR will be equal to CH into T by 2R square. ये चीज चेंज हो गई है. This is being changed. इसको ऊपर लिखते हैं साथ में जगह बचाने के लिए. So TR will be equal to CH T upon 2R square. अब R एक नई चीज आई है, D का मतलब तो वही है. D is the length of longest drainage path. R का मतलब R, it is the radius of cylindrical block. इसको भी समझना पड़ेगा. It is the radius of cylindrical block of soil having same cross section area as that of vertical prismatic block of soil surrounding the sand ring. R की वैल्यू होती है 0.564 s and 0.525 s. This is for square pattern. एक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, दूसरी की डायरेक्टली लिख दिया फॉर ट्रायंगुलर पैटर्न. आपको डायरेक्टली यूज करना है, यू यूज दिस डायरेक्टली. एक स्क्वायर पैटर्न के लिए, ट्रायंगुलर पैटर्न के लिए, दोनों पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे आगे. बोथ पैटर्न भी डिस्कस्ड. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ओवरऑल
overall degree of consolidation is given by, so overall degree of consolidation is given by 1 minus u is equal to 1 minus degree of consolidation in vertical direction 1 minus degree of consolidation in radial direction. तो डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट दे रखा है एज पर फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज के साथ डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया आपको। नेक्स्ट इसमें रेडियल जो कंसोलिडेशन है उसका रिजल्ट भी चाहिए होता है, पीछे तो मैंने टेबल बना के दे दी थी, यहाँ पे मैं कर बना के दे रहा हूँ, ये कर्व आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, दिस कर्व विल बी गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। द टाइम फैक्टर फॉर रेडियल कंसोलिडेशन दिस विल बी इक्वल टू CHT by 4r square, degree of consolidation in radial direction, so degree of consolidation in radial direction, so this curve will be given to you। अब ये डायग्राम स्केल पे नहीं बनेगा, बस आपको डायरेक्टली आइडिया दे रहा हूँ, दिस डायग्राम विल नॉट बी रेफर ऑन स्केल, तो आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इनकी मदद नहीं पड़ेगी रेडियल डायरेक्शन में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन रेडियल डायरेक्शन टू टेक द हेल्प ऑफ these curves, so n is equal to r upon rd, where rd is the radius of the send range, तो n की वैल्यू कुछ भी ले लो, so n is equal to 5, n is equal to 10, n is equal to 15 and so on। ये ग्राफिकली मैंने बता दिया यहाँ पे। rd का मतलब क्या है, मैं पीछे लिख देता हूँ, rd is the, so rd is the radius of send range, radius of send range, so rd is the radius of send range, ये रेडियस निकल के आ गई send range की। नेक्स्ट send range बना के दिखानी है आपको, आई हैव टू ड्रॉ द send range, चेक करो send range कैसी है, तो send range आर टू बी ड्रॉन, so send range आर टू बी ड्रॉन, लेट्स सपोज दिस इज द वन अरेंजमेंट शोन टू यू, एक अरेंजमेंट शो कर दिया आपको, स्क्वायर पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न में कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी आपको। तो द एंटायर थ्योरी ऑफ send range रिटर्न उसको समझने की कोशिश करते हैं है क्या, और द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन जस्ट वी मेंशन। रिसेंटली सवाल आने लगे हैं इसके ऊपर भी, ऑब्जेक्टिव में भी, कन्वेंशन में भी, क्योंकि नई चीज है, इनफैक्ट यूज भी होने लग गई है कंस्ट्रक्शन के अंदर, इट्स नाउ बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन आल्सो। These are the send range, ये send range बने हुए हैं, these are the send range, then थोड़ा बड़ा सर्कल लेना है, so this is the circle which is being considered, so this is the circle which is being considered, ये सर्कल कंसीडर किया हुआ है, this is r, ये r है, then spacing between them is given to you, spacing इनके बीच पता है s, between spacing is s, तो ये spacing s है, so this spacing is s, this spacing is s, then radius, this is rd, so radius of the send range, ये radius बना हुआ send range का, then longitudinal section बना के दिखाना है send range का, longitudinal section of the send range, so longitudinal section of the send range, so this is our send range, ये send range है, this is the center, so this is the send range which has been provided, ये send range provide कर रखी है, this is twice the radius of send range, ये twice the radius send range का, then thickness of the send range, this is the thickness of the send range, h या d कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, तो thickness of the send range, तो डी एच कुछ भी बोल सकते हो, नोटेशन में भी चूज कर रखी थी, डी यूज करके ड्रेनेज बात करी, तो उसको एच बोल दिया, थिकनेस ऑफ द सेंड रेंज, देन आर, ये आर है, दिस इज द आर व्हिच हैज बीन रेफर्ड, सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आल्सो बीन शोन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बता दिया, देन हम उसका बताना है क्रॉस सेक्शन, सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेंड रेंज, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेंड रेंज, सेंड ब्लैंकेट, सेंड ब्लैंकेट दी हुई है, दीस आर द सेंड रेंज व्हिच इज प्रोवाइडेड, ये सेंड रेंज प्रोवाइड कर रखी है। द एंटायर थ्योरी ऑफ द सेंड रेंज इज रिटन, पूरी थ्योरी बताइए, कन्वेंशन में 10 से 15 नंबर का सवाल आता है एक्सप्लेन करने के लिए, या न्यूमेरिकल पूछ लेगा डायरेक्टली इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल भी आस्क्ड, so this is how the water will enter into it, पानी एंटर कर रहा है इसके अंदर, ऊपर भी ड्रेनेज ब्लैंकेट दे रखा है, एट द टॉप आल्सो ड्रेनेज ब्लैंकेट इज गिवन टू यू, तो टॉप पे भी ब्लैंकेट दे रखा है, so हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ब्लैंकेट, देन एम्बैंकमेंट दिखानी है, एम्बैंकमेंट का कलर चेंज कर देते हैं, सो एम्बैंकमेंट का कलर देख लेते हैं, so this is the embankment just been constructed, so ये एम्बैंकमेंट, चलिए पूरी स्टोरी बताते हैं, और फॉर द एंटायर स्टोरी मेंशन कर दिया सब कुछ जो मेंशन करना है, these are vertical sand rains, so vertical sand rains, this is horizontal drainage blanket, so horizontal drainage blanket, ये horizontal drainage blanket, refer the entire story, देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है, तो the entire story of sand rains is being referred, ये 40 मिनट में निकल गया, चलिए देखिए, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है जो प्रिंसिपल है सैंड रेंज की फंक्शन का, इट इज बेस्ड अपॉन द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल बोथ इन रेडियल डायरेक्शन आल्सो एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो। अभी तक हम कंसीडर कर रहे थे वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, अब हम बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल कंसोलिडेशन की, नाउ वी टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन टेकिंग प्लेस इन थ्री डायमेंशनल, तो जो प्रिंसिपल थ्योरी है सैंड रेंज की वो काम करती है थ्री डायमेंशनल कंसोलिडेशन ऑफ अवर क्ले इन रेडियल डायरेक्शन आल्सो एंड वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब ऐसा क्यों किया हमने, बाय डिस डन सो, तो कंसोलिडेशन की थ्योरी को हमने समझा, उसको प्रैक्टिकली फील्ड में लगाया हमने हमारे फायदे के लिए, तो ये एक चीज इंजीनियरिंग कहलाएगी, कहने का मतलब अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे, वी वर ओनली एनालाइजिंग हाउ मच ऑफ द कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस विद द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, दो चीजों को समझा, फिर हमने कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स लेके सॉइल के, तो ये चीज स्टडी करी बस अभी तक हमने, अब इसको स्टडी करने के बाद हमने इसको अपने फायदे के लिए कहां यूज किया या कैसे यूज किया, इसको बोलेंगे इंजीनियरिंग, तो ये एग्जांपल है इस पूरी इंजीनियरिंग का, कि हमने इस पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद अप्लाई कहां पर कराया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्लो रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द सैचुरेटेड क्ले, वो बताया जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है वो क्ले में बहुत ही कम होती है, इट्स वेरी स्लो, सैंड बहुत ज्यादा निकल जाती है, क्ले में बहुत कम निकल जाती है, कितना टाइम लग जाता है, महीनों भी लग जाते हैं और सालों भी लग जाते हैं सेटलमेंट आने के अंदर, ये भी कल खत्म करते हैं, तो
तो टाइम जो लग जाता है सेटलमेंट में, कम आउट टू 20 years also. So the slow rate of the consolidation of saturated clay because of what? Because of low permeability can be accelerated. So can be accelerated by the means of vertical sand drains. हमने sand drains प्रोवाइड करी, sand drain की permeability ज्यादा होती है, किससे? The permeability of the sand drain is more than that of the clay. तो हमने clay के अंदर sand प्रोवाइड कर दी जिससे इसकी permeability क्या कर जाए, बढ़ जाए. तो we provide the path for the radial drainage resulting in the shortening of the drainage path. इस बात को समझने के लिए conceptually तो बता दिया कि अगर मैं clay में sand drains प्रोवाइड कर दूंगा, sand की permeability बहुत ज्यादा होती है in comparison to clay. इसका मतलब जो excess pore water pressure है वो जल्दी dissipate out हो जाएगा. अगर excess pore water pressure जल्दी dissipate out हो जाएगा, जब ये pore water pressure dissipate out करता है, हमें पता है ये अपना stress किसको ट्रांसफर कर जाता है, ये कंसोलिडेशन प्रेशर या स्ट्रेस को ट्रांसफर कर जाता है सॉइल के सॉलिड के ऊपर, जिससे सॉइल के सॉलिड के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है. तो अगर हमने सैंड प्रोवाइड करी क्ले के अंदर, इसकी परमिटी ज्यादा है, यानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जल्दी डिसिपेट हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जल्दी बढ़ जाएंगे, इसका मतलब सेटलमेंट जल्दी निकल जाएगी, यानी रेट ऑफ सेटलमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मींस रेट ऑफ सेटलमेंट विल इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग दिस, वी नो कंसेप्चुअली कि रेट ऑफ सेटलमेंट बढ़ जाएगी. अब मुझे बताओ कौन सा पैरामीटर रेट ऑफ सेटलमेंट बताता है मैथमेटिकली, ये मैंने कंसेप्चुअली बता दिया आपको. अब कौन सा पैरामीटर रेट ऑफ सेटलमेंट बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. मैथमेटिकली किसके बराबर है, मैथमेटिकली किसके बराबर है, k अपॉन mv इनटू गामा w. तो अगर आपने क्ले में सैंड प्रोवाइड कर दी, अगर आपने क्ले में सैंड प्रोवाइड कर दी, व्हाट अबाउट द परमिटी, व्हाट अबाउट द परमिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो परमिटी इंक्रीज कर जाएगी तो सीवी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर परमिटी इंक्रीज कर जाएगी तो सीवी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी सीवी ज्यादा, इसका मतलब रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा. इट मींस रेट ऑफ कंसोलिडेशन विल इंक्रीज. अगर रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगी इसका मतलब फायदा क्या हुआ, अगर रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगी इसका मतलब फायदा क्या हुआ, अगर रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा किसमें, कंसोलिडेशन में. तो टाइम कम लगेगा कंसोलिडेशन होने में, इसका मतलब जो सेटलमेंट है वो आपको जल्दी मिल जाएगी. अगर सेटलमेंट जल्दी मिल जाएगी फायदा क्या हुआ, अगर आपको सेटलमेंट जल्दी मिल गई इसका मतलब फायदा क्या हुआ, और एडवांटेज ऑफ दिस, अगर आपको सेटलमेंट जल्दी मिल गई इसका मतलब फायदा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें कोई सेटलमेंट नहीं कर जाएगी, आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ज्यादा सेफ रहेगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी हमारे स्ट्रक्चर की. दूसरा, अगर अगर रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ रही है तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने की जो रेट है वो क्या करेगी, बढ़ रही है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने की रेट है वो क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी. इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया, कमेंट अपॉन शियर स्ट्रेंथ. अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया सॉइल के अंदर शियर स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाएगी, ये भी डिस्कस किया हमने. जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है सॉइल की वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है सॉइल की वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर. और अभी हमारी प्रॉपर्टी शियर स्ट्रेंथ थी तो उसमें देखेंगे वो डिपेंडेंट किसके ऊपर, इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर. तो जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट आउट हो रहा है, ये जो लोड कैरी कर रहा था वो ट्रांसफर हो रहा है सॉइल के ऊपर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. दो फायदे निकल के आएंगे, आप अपना एम्बैंकमेंट जल्दी बना पाओगे, आप अपना एम्बैंकमेंट जल्दी बना पाओगे. दूसरा, उसके बनने के बाद उसमें सेटलमेंट क्या मिलेगी आपको, उसके बनने के बाद सेटलमेंट क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी. तो सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड करके हमने हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ा दी. दूसरा, कंस्ट्रक्शन की रेट बढ़ा दी, इंक्रीज रेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है पूरे पेज के ऊपर. तो कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रेडियल ड्रेनेज व्हिच रिजल्ट्स इन द फास्टर डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर. तो जो कंसोलिडेशन होगी वो मेनली किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल रेडियल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आपने सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड कर रखी है क्ले के अंदर. द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन वुड रिमेन सेम. कंसोलिडेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, पर रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी. जब मैंने सैंड प्रोवाइड कर दी, इससे इससे कंसोलिडेशन के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, तो क्ले में उतना ही कंसोलिडेशन होगा जितना अगर आप सैंड ड्रेन नहीं देते तब आता. बस फर्क ये हुआ, सैंड ड्रेन देने से आपने उतनी ही कंसोलिडेशन को जल्दी अटेन कर लिया. इसलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, सैंड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड बाय द एम्बैंकमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर हाईली कंप्रेसिबल लेयर. जब आपको एम्बैंकमेंट बनाना है हाईली कंप्रेसिबल लेयर के ऊपर, यानी जिसमें वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे, वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज्यादा है कोई बात नहीं, बहुत देर से आएंगे, ये दिक्कत है. उस देरी को हमने कम करा दिया बाय प्रोवाइडिंग द सैंड ड्रेन्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द सैंड ड्रेन्स आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शियर स्ट्रेंथ. क्यों, रीजन पता है हमें, देयर बाय वुड परमिट द फास्टर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट. आप एम्बैंकमेंट जल्दी बना पाओगे. ये कौन से एम्बैंकमेंट होते हैं, एग्जांपल ले लो कुछ, कौन से एम्बैंकमेंट होते हैं, एग्जांपल ले लो कुछ, हाईवे, रेलवे, हाईवे एम्बैंकमेंट, रेलवे एम्बैंकमेंट, एयरवे, एयरफील्ड्स बनानी है आपको तो वहां पे एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं, देयर इज एम्बैंकमेंट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. तो वहां पर कंस्ट्रक्शन की रेट बढ़ जाएगी अगर आप ये सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं. प्रैक्टिकली देखोगे, अगर इसकी जानकारी दूं आपको, ये सैंड ड्रेन्स देखना मिल जाएंगे आपको गूगल पे. ये सैंड ड्रेन्स है एक्सप्रेस हाईवे बॉम्बे के अंदर, वहां प्रोवाइड किया इंडिया में. ये सैंड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ओवर द एक्सप्रेस हाईवे बॉम्बे. तो ये वहां प्रोवाइड किए प्रैक्टिकली. रीजन बीइंग वहां की जो सॉइल है हाईली कंप्रेसिबल है, मोर ओवर शियर स्ट्रेंथ कम थी, मोर ओवर शियर स्ट्रेंथ कम थी, तो शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ाई, शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ाई, और जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है उसको भी इंक्रीज कराया बाय प्रोवाइडिंग दी सैंड ड्रेन्स. तो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली यूज भी होने लग गई है, इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है. अभी तक की जो बातें कर रहे थे वो सारी थ्योरी की बातें थी, सवाल भी थ्योरी के मिलेंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल हो जाएंगी. नाउ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिकल इन दिस केस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अब सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड कैसे करते हैं. तो सैंड ड्रेन्स क्यों प्रोवाइड करते हैं उसका रीजन बताया अभी तक. अब सैंड ड्रेन्स कैसे प्रोवाइड करते हैं इसके डिजाइन की बात करते हैं. तो सैंड ड्रेन्स आर इंस्टॉल्ड बाय ड्राइविंग द केसिंग और हॉलो सिलेंडर टेक्निकली टर्न्ड एज मेंटल टू द सॉइल लेयर एंड मेकिंग द वर्टिकल बोरहोल्स. तो हम एक हॉलो सिलेंडर को इंसर्ट करते हैं सॉइल के अंदर. इस बात को समझने के लिए लास्ट वाला डायग्राम देखो, नीचे सैंड ड्रेन्स है वर्टिकल सारी. ये सैंड ड्रेन्स कैसे बनाई हमने, हमने एक हॉलो सिलेंडर को बोर किया सॉइल के अंदर, हॉलो सिलेंडर को बोर किया सॉइल के अंदर, अंदर से जितनी भी क्ले थी उसको बाहर निकाल लिया, अंदर से जितनी भी क्ले थी उसको बाहर निकाल लिया, फिर क्या फिल किया इसके अंदर, जितनी क्ले थी उसको बाहर निकाल लिया, फिर क्या फिल किया इसके अंदर, प्रॉपर्ली ग्रेडेड सैंड को फिल किया. आफ्टर दिस प्रॉपर्ली ग्रेडेड सैंड इज फिल्ड, जब सैंड फिल हो गई फिर हमने हॉलो सिलेंडर या मेंटल को भी क्या किया, बाहर निकाल लिया. व्हेन द सैंड इज कंप्लीटली फिल्ड वी आल्सो रिमूव नाउ हॉलो सिलेंडर और द मेंटल. तो फिर हॉलो सिलेंडर और मेंटल को रिमूव कर देते हैं. तो कैसे प्रोवाइड की जाती है उसकी कहानी लिखी है यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द केसिंग इज विथड्रॉन, यार पॉइंट बता दिया, द केसिंग इज विथड्रॉन. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो भी आप सैंड यूज करो उसकी परमिटिविटी कम से कम 1000 गुना ज्यादा निकल के आनी चाहिए कंसोलिडेटिंग क्ले के कंपैरिजन में. बाय डिफॉल्ट निकल के आएगी, हमने कैलकुलेट किया था सैंड की परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा निकल के आती है, 10000 गुना ज्यादा निकल के आती है क्ले से. तो एक लिमिटेशन दे रखी है आपको, कम से कम 1000 गुना तो ज्यादा ही हो जो भी आप सॉइल यूज कर रहे हो क्ले के अंदर रेट ऑफ कंसोलिडेशन को बढ़ाने के लिए. फिर आपको डिजाइन डेटा दे दिया, डिजाइन डेटा बोल रहा है इसका डायमीटर वेरी करता है 450 से लेके 600 के बीच में. इस डायमीटर वेरी इन द रेंज ऑफ 450 to 600 mm. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर आइदर कंस्ट्रक्टेड इन स्क्वायर और ट्रायंगुलर पैटर्न. या तो ये स्क्वायर पैटर्न बनाया जाता है या ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया जाता है. स्क्वायर पैटर्न मैंने आपको लास्ट में दिखा रखा है, आई शो द स्क्वायर पैटर्न, ये कैसे बनाए जाते हैं. दिस इज द स्क्वायर पैटर्न, दीस आर सैंड ड्रेन्स, ये सैंड ड्रेन्स है सारी. तो जो पैटर्न है इनका स्क्वायर पैटर्न है, या तो ये स्क्वायर पैटर्न बनाए जाते हैं या ट्रायंगुलर पैटर्न बनाए जाते हैं, दोनों भी दिख रही है इसकी, both the views are being shown to you. So either they are constructed in square pattern or in triangular pattern. Next point क्या बोल रहा है, in these veins diameter is not of much significance. तो diameter की significance नहीं है जितनी spacing की significance है. So in this case of sand drains diameter is not of much significant as that of the spacing. Reason being जब radial direction में excess pore water seep करेगी या dissipate out करेगी, ये depend कर जाएगा किसके ऊपर, drainage की length के ऊपर, और drainage की length depend कर जाएगी in sand drains की spacing के ऊपर. तो sand drains की डिजाइनिंग में diameter की इतनी significance नहीं होती जितनी spacing की significance होती है. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है, सीधा स्टेटमेंट निकाल के दे देगा आपको. By designing the sand drains the emphasis is being given on spacing instead of diameter. क्यों, क्योंकि जो spacing है sand drains की वो कंट्रोल करेगी ड्रेनेज पाथ को या ड्रेनेज की लेंथ को. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लिखा है कंट्रोल सी लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पेसिंग होती कितनी है, स्पेसिंग वेरीज इन द रेंज ऑफ 1.8 टू 4.5 मीटर. अब इसमें से कौन सी स्पेसिंग हम लेते हैं, तो तर्जानी ने बताया कि आप वो स्पेसिंग लो इनके बीच में, या कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम के अंदर, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी. आप इसमें से वो स्पेसिंग अडॉप्ट करोगे सैंड ड्रेन्स के अंदर जिसकी मदद से 80% कंसोलिडेशन तो एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हो रहा है. तो जितनी भी सेटलमेंट होनी थी क्ले के अंदर उसका 80% सेटलमेंट जब तक हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, सपोज एम्बैंकमेंट बनने में लगा 1.5 साल के अंदर क्ले के अंदर 80% कंसोलिडेशन हो जानी चाहिए. इस चीज को अटेन करने के लिए आप सैंड ड्रेन्स की स्पेसिंग को प्रॉपर्ली डिजाइन करोगे, और वो स्पेसिंग आनी चाहिए 1.8 से लेकर 4.5 मीटर के बीच में. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पेसिंग ऑफ द ड्रेन मस्ट बी लेस देन द थिकनेस ऑफ द क्ले. जो स्पेसिंग होगी वो थिकनेस से कम निकल के आएगी. यानी डायग्राम में अगर देखें
एस की वैल्यू एस से निकल के आएगी, कम निकल जाएगी, तो स्पेसिंग शुड बी लेस देन थिकनेस, तो स्पेसिंग थिकनेस से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द सैंड ड्रेन, सेकंड ऑब्जेक्टिव, इसको समझाने के लिए एग्जांपल भी लेते हैं। ये बोल रहा है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द सैंड ड्रेन्स द क्ले अराउंड द ड्रेन मे गेट रिमोल्डेड। इसको इमेजिन करके देखो एक बार कि आप एक हॉलो सिलेंडर को क्ले के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, हॉलो सिलेंडर को क्ले के अंदर इंसर्ट कर रहे हो और बाद में उसको बाहर निकाल रहे हो, तो जो क्ले हॉलो सिलेंडर के कांटेक्ट में है उसकी रिमोल्डिंग हो जाती है, उसकी रिमोल्डिंग हो जाती है स्ट्रक्चर की, रिमोल्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्ले टेक्स प्लेस, देयरबाय इट हेल्प्स और इट रिड्यूसेस द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि इस रिमोल्डिंग से कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम हो जाता है, अब रीजन बता दो उसका क्या होगा, इस रिमोल्डिंग से कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम हो जाती है, इसका रीजन बता दो क्या है। मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, क्ले के अंदर हॉलो सिलेंडर को इंसर्ट करो और हॉलो सिलेंडर को बाहर निकालो, इससे जो क्ले कांटेक्ट में होती है सिलेंडर के उसकी रिमोल्डिंग हो जाती है, इससे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम हो जाता है। टेक्निकली मैं इसको बता दूंगा, एक बार सोच के बताओ ऐसा क्या हुआ है। हाँ, के कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, के वही पूछ रहा हूं मैं, कंप्रेस हो जाएगी साइड से। अरे प्रैक्टिकली सोच के बताओ, कंसोलिडेशन नहीं लगी उसके अंदर कहीं पे, नो या कंसोलिडेशन इज बीइंग यूज्ड देयर, डिस्टर्बेंस इन द सॉइल स्ट्रक्चर नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं टेक्निकल बातें मत करो, एक बार सोच के बताओ अपने दिमाग में कि क्ले का सैंपल है, मैंने सिलेंडर डाला और सिलेंडर को बाहर निकाला, ये तो उसने बताया सेंटीग्रेड एडमिनिस्ट्रेशन में, बस ये चीज पूछा था मैं आपसे। टेक्निकल बातें तो मैं बता दूंगा, उसके पोस्ट ब्लॉक हो जाएंगे, जो वॉइड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, कम नहीं हो जाएंगे, जो ओपनिंग है क्ले की वो ब्लॉक हो जाएगी, दैट विल गेट ब्लॉक। जब आप हॉलो सिलेंडर को इंसर्ट करोगे और वापस बाहर निकालोगे, जो क्ले कांटेक्ट में किसके सिलेंडर के, उसके वॉइड्स बंद हो जाएंगे सारे के सारे, इस वॉइड्स विल गेट क्लॉग्ड और यू कैन से वॉइड विल गेट चोक्ड। अब हॉलो सिलेंडर को बाहर निकल गया, क्ले के वॉइड्स चोक हो गए, आपने सैंड डाल दी उसके अंदर, आपने सैंड डाल दी उसके अंदर। इसको समझाने के लिए मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, इसको समझाने के लिए डायग्राम बना लेते हैं लास्ट में लेट अस सपोज ये हमारी सैंड ड्रेन है, ये सैंड ड्रेन है, ये क्ले के वॉइड्स थे जो उसके एडजेसेंट प्रेजेंट थी, मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया, ये क्ले के वॉइड्स बंद हो गए, पानी कहां से कहां जा रहा था, ये सैंड ड्रेन देखिए आपने क्या किया, ड्रेनेज तो बढ़ाई है, जब इंक्रीज रेट ऑफ ड्रेनेज पानी कहां से कहां जा रहा था, पानी क्ले से सैंड के अंदर जा रहा था, और क्ले जो लास्ट में उसके वॉइड्स बंद हो गए, इंपैक्ट सारी मैंने बेकार है आपकी, इंटायर रिजल्ट वेस्टेड आउट। अब इस बात को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने के लिए अब दिखा सकता नहीं मैं आपको, ये जब फील्ड में होते तो शायद दिख जाती चीज आपको, डायग्राम में समझ में नहीं आएगी वॉइड्स कैसे बंद हो गए। इसको समझने के लिए एग्जांपल लो, ये इस चीज से आप रिलेट कर पाओगे, घर पे बटर होता है, वो बटर क्ले है, दैट बटर क्ले, जब आप उस बटर को कट करते हो नाइफ से, जब आप उस बटर को कट करते हो नाइफ से, कुछ क्या होता है, कुछ पोर्शन उसका बाहर निकल के आ जाता है, सर्टेन पोर्शन इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम दैट, या इसको ऐसे समझ लो कि आपने वो बटर ब्रेड के ऊपर लगा दिया, ब्रेड के ऊपर वॉइड्स सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ऑल द वॉइड्स आर क्लॉग्ड, सारे के सारे वॉइड्स बंद हो जाते हैं उसके, सेम वही कहानी होती है यहाँ पे, जैसे ही आप वो सिलेंड्रिकल कंटेनर को बाहर निकालते हो और इंसर्ट करते हो, जो वॉइड्स इसके कांटेक्ट में होते हैं सारे के सारे चोक हो जाते हैं, वॉइड्स चोक हो गए, परमिटिविटी क्या हो जाएगी, वॉइड्स चोक हो गए, परमिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परमिटिविटी डिक्रीज, परमिटिविटी कम हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, permittivity कम हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, if permittivity decrease coefficient of consolidation will also decrease, coefficient of consolidation will decrease, and this is technically termed as what, smear effect, इसको technically smear effect बोला जाता है। तो पूछेगा smear effect क्या होता है, चार स्टेटमेंट बना के देगा नीचे, तो स्टेटमेंट पर क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, what is being termed as smear effect। तो जितनी मेहनत है वो सारी बेकार है, हमने सैंड ड्रेन लगाया कि हमारी ड्रेनेज की जो पाथ है वो छोटी हो जाए, टाइम कम लगे कंसोलिडेशन के लिए, और जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सैंड ड्रेन के अंदर हमने क्ले का स्ट्रक्चर कर दिया, चेंज करा दिया, जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, वर्ड चोक हुए, परमिटिविटी और कम हो जाएगी, क्लियर है। सो आपको बस बेसिक जानकारी दे दी सैंड ड्रेन्स की, तो सैंड ड्रेन्स के अंदर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तीन टाइप स्टोरी डिस्कस, वो स्टोरी तक हमने खत्म कर ली, क्लियर पूरी कहानी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें, एनी पॉइंट टू एफर्ट अप टिल नाउ फ्रॉम द सैंड ड्रेन्स, फिर उसका कुछ जुगाड़, बिल्कुल हर चीज का प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी निकालते हैं उसका, एवरी प्रॉब्लम दैट वी फेस वी ट्राई टू ड्राइव द सॉल्यूशन फॉर इट, तो उसकी सॉल्यूशन भी निकाली जाती है फिर। ये सैंड ड्रेन्स इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे, लास्ट में दिखा रहा हूँ तो बीच में पेज आ जाएगा, दीज आर द सैंड ड्रेन्स व्हिच आर बीइंग इंस्टॉल्ड, तो ये सैंड ड्रेन्स इंस्टॉल हो रही है, कौन सा पैटर्न है, इस पैटर्न में शोन है, तो स्क्वायर पैटर्न है, तो स्क्वायर पैटर्न में इंस्टॉल हो रही है ड्रेन्स, तो ये स्क्वायर पैटर्न बना हुआ है, तो स्क्वायर पैटर्न में इंस्टॉल हो रही है ड्रेन्स, जूम करना है, लो जूम करके देख लो, डाया ऑफ ड्रेन्स पर ड्रेनेज पाथ डिपेंड करेगा ना, डाया ऑफ ड्रेन्स पर ड्रेनेज पाथ डिपेंड नहीं करता, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, अरेंजमेंट तो कोई सा भी दे सकते हो, अरेंजमेंट में भी है नहीं, तो या तो स्क्वायर देते हैं ट्रायंगल देते हैं, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे इंक्रीज करेगा, शेयर से बढ़ गई सॉइल की, आप सारा लोड पहले लगा सकते हो, द इंटायर लोड कैन बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, चोक होने के बाद उसको ओपन करेंगे, चोक नहीं होने देंगे, ये देखो आगे फिर मैं चौहान, अभी पूरी कहानी बताइए फिर से, इसको यूज करते हैं सिर्फ कंसोलिडेशन बढ़ाने के लिए, तो पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया मैंने, और लास्ट में स्टेटमेंट क्या आ रही है, सैंड ड्रेन को यूज करते हैं कंसोलिडेशन बढ़ाने के लिए, कंसोलिडेशन बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, कंसोलिडेशन उतनी की उतनी आएगी, कंसोलिडेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन कंसोलिडेशन, देखो बड़ा वाला लिखा हुआ है पीछे, ये कंसोलिडेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेट ऑफ कंसोलिडेशन में फर्क पड़ता है, लिखा होगा कहीं पे, ये लिखा हुआ है, इसको हाइलाइट कर देता हूं, जब पढ़ो इस चीज का ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन विल रिमेन सेम, ओनली द रेट ऑफ कंसोलिडेशन विल इंक्रीज, जब रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ेगी, क्लियर है, तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं कंसोलिडेशन की रेट बढ़ाने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन होने के बाद कंसोलिडेशन हुई, आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, क्योंकि क्ले के अंदर कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होती है, कंसोलिडेशन मतलब सेटलमेंट, तो अगर क्ले के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसकी सेटलमेंट बहुत ज्यादा होती है, अब सेटलमेंट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि ये सेटलमेंट धीरे धीरे हो रही होती है, इतनी धीरे हो रही होती है कि साल लग जाते हैं, 20 साल 30 साल 25 साल, मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा 2 साल बाद, तो 2 साल में स्ट्रक्चर बन गया, सेटलमेंट आ रही है 15 साल में, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा बनने के बाद, तो सेटलमेंट ज्यादा से इशू नहीं है, मुझे वो सेटलमेंट जितनी भी है उसको जल्दी करवा दूं, ताकि मेरे स्ट्रक्चर बनने के बाद कोई सेटलमेंट नहीं मिले, ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की कहानी थी, यहाँ तक की कहानी थी सैंड ड्रेन की, यहाँ तक की कहानी थी सैंड ड्रेन की हमारी, सबके लिए स्टोरी वाज ऑफ सैंड ड्रेन, अब इसमें जो कंसोलिडेशन की थ्योरी लगती है वो है 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन, तो पीछे 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन था, हियर वी टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन, अब 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन की जो रिलेशनशिप थी उसको मैंने डिराइव करके दिया था आपको, 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन रिलेशन ऑफ तजागी वाज बीन डिराइव्ड इन फुल डिटेल, मैंने 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन की डायरेक्टली मेंशन कर दिया, आई डायरेक्टली मेंशन द रिलेशनशिप ऑफ 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन, मेंशन तो उसको भी डायरेक्ट कर सकता था मैं, और आपकी समझ के लिए मैंने पूरा डिराइव करके दिया हुआ है, तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन, dy by dt क्या हो जाएगा हमें, dy by dt इंडिकेट्स व्हाट, dy by dt रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, सो रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, dy by dz क्या बताता है,
डी यू बाई डी क्या बताता है? डी यू बाई डी क्या बताता है? रेट ऑफ कंसोलिडेशन। इट सिग्निफाइज व्हाट? रेट ऑफ कंसोलिडेशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, रेट ऑफ कंसोलिडेशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ एट द सेम टाइम। तो ये रिलेशन तो आपने निकाल रखी है पहले, डी यू बाई डी इज इक्वल टू सीवी डी टू यू बाई डी स्क्वायर। तो कंसोलिडेशन पहले किसमें हो रही थी? सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही थी। अब यही कंसोलिडेशन रेडियल डायरेक्शन में हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो रही है। सेम कंसोलिडेशन इज टेकिंग प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आल्सो। तो ये टर्म एक्स्ट्रा निकल के आया, दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म व्हिच इज कमिंग आउट। तो जैसे डी टू यू बाई डी स्क्वायर मतलब क्या था? रेट ऑफ कंसोलिडेशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, डी टू यू बाई डी स्क्वायर मतलब क्या? रेट ऑफ कंसोलिडेशन इन रेडियल डायरेक्शन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन इन रेडियल डायरेक्शन के अंदर। और पीछे मैंने एक चीज लिखी थी, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। क्या चीज लिखी थी? क्या चीज लिखी थी? एक बार हाईलाइट भी कर देता हूं मैं, हाईलाइटिंग करो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको भी बात कर दिया मैंने। कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रेडियल ड्रेनेज व्हिच रिजल्ट्स इन फास्टर डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। क्यों? इसका रीजन भी आपके पास, क्या रीजन भी आगे देखते हैं। रीजन भी सी। तो दिस इज रेट ऑफ कंसोलिडेशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियल डायरेक्शन, दिस इज रेट ऑफ कंसोलिडेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो आर हमारा रेडियल सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट है, जेड हमारा एक्सियल सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट है। तो रेडियल फ्लो के लिए अगर सब रेडियल फ्लो देखें, दिस इज द कंसोलिडेशन इक्वेशन। ये इक्वेशन सिर्फ कंसोलिडेशन की रेडियल डायरेक्शन में है। दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल फ्लो के लिए। प्रैक्टिकली दोनों चीजें एक साथ हो रही है, प्रैक्टिकली बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ये सीवी क्या होता है? व्हाट वाज सीवी? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो सी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। इज इक्वल टू के अपॉन एम इनटू गामा डब्ल्यू। क्या हुआ हमने इसमें डिराइव इन डिटेल। वैसे सीएस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, के अपॉन एम इनटू गामा डब्ल्यू। राइट, बता परमिटिविटी कहां ज्यादा होती है? वेयर परमिटिविटी इज मोर, पैरेलल टू द बेंडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू द बेंडिंग प्लेन। So permittivity is more in parallel to the bending plane in comparison to perpendicular to the bending plane. तो KS की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? वैल्यू ऑफ KH is more than what? KB। तो ये हमें पता है। इसीलिए रेट ऑफ कंसोलिडेशन कहां ज्यादा निकल के आती है? इसलिए रेट ऑफ कंसोलिडेशन कहां ज्यादा निकल के आती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू वर्टिकल डायरेक्शन। यानी रेडियल डायरेक्शन में रेट ऑफ कंसोलिडेशन यानी रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। तो जैसे ही हमने सेंट रेंज प्रोवाइड कर दी, अभी जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में भी हो रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रहा है। पर रेडियल डायरेक्शन में इसके डिसिपेट होने की रेट क्या है? ज्यादा है। रेडियल डायरेक्शन की रेट ऑफ डिसिपेशन विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। क्यों? उसका रीजन है हमारे पास, और दैट रीजन इज अवेलेबल विद अस। उसके लिए जानकारी हमारे पास है टेक्निकली। मेरी चीज इसलिए पीछे पॉइंट मैंने लिखा था, उसको समझ आगे सकते हैं। तो कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रेडियल ड्रेनेज व्हिच रिजल्ट्स इन द फास्टर डेसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो जितनी भी बातें लिखी हैं उन सबका टेक्निकल रीजन है आपके पास, और दैट टेक्निकल रीजन इज अवेलेबल विद यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वर्टिकल डायरेक्शन में भाई, तो दोनों की कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। नेक्स्ट जो हमारी कंसोलिडेशन इक्वेशन है, ये दोनों, ये जो हमारी कंसोलिडेशन इक्वेशन है रेडियल डायरेक्शन की और वर्टिकल डायरेक्शन की। वर्टिकल डायरेक्शन की कंसोलिडेशन इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला था यूजिंग फोरियर सीरीज। तो द रिजल्ट वाज फाउंड यूजिंग फोरियर सीरीज, और वो रिजल्ट में तीन नॉन डायमेंशनल पैरामीटर थे। कौन कौन से? देयर वर थ्री नॉन डायमेंशनल पैरामीटर इन कोऑर्डिनेट, ड्रेनेज पाथ रेशियो, देन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, देन टाइम फैक्टर। ये कहानी थी। फिर आपने अप्रोक्सीमेटली डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैसे लिंक कर दिया था? आपने अप्रोक्सीमेटली डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैसे लिंक कर दिया था? टाइम फैक्टर से लिंक कर दिया था, मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली। इक्वेशन निकाल बताई दोनों के अंदर, दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास, और फिर कर्व भी बना के दिखाया था। उसी तरीके से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन रेडियल डायरेक्शन इज आल्सो लिंक्ड विद टाइम फैक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन रेडियल डायरेक्शन है वो लिंक्ड है टाइम फैक्टर के साथ इन रेडियल डायरेक्शन। इसको भी आप मैथमेटिकली बता सकते हो या ग्राफिकली बता सकते हो। दिस कैन आल्सो बी रिपोर्टेड मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली, और ये रिजल्ट मैंने आपको ग्राफिकली बताया इस बार। वहां पे मैंने इक्वेशन भी लिखी थी, वहां पे मैंने कर्व भी बनाया था यू और टीवी के अंदर। यहां पे मैंने आपको डायरेक्टली कर्व बना के दिया, इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वेशन है नहीं अवेलेबल यहां पे। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड टीवी, ये रिलेशनशिप है यू और टीवी के बीच में। और ये रिलेशनशिप मैंने कैसे शो कर रखी है? इस रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल, ये रिलेशनशिप हमारे ग्राफिकल रिजल्ट के बेसिस पे, क्योंकि यहां पे इक्वेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इक्वेशन इज नॉट अवेलेबल। तो कहने का मतलब है हमने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन रेडियल डायरेक्शन में निकाली, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमने वर्टिकल डायरेक्शन में निकाली, तो दोनों डायरेक्शन में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाली। अब टोटल डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितनी निकल के आती है? टोटल डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी रेफर्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो दोनों डायरेक्शन में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाली, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फिर से डिराइव नहीं कर सकते, प्रपोज्ड रिजल्ट है ये। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रखा है। सो 1 टोटल डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इनटू 1 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन रेडियल डायरेक्शन। डायरेक्टली रिजल्ट ऑब्जर्वेशन के बाद आपको बता रखा है। अब हमारे टाइम फैक्टर की वैल्यू मैथमेटिकली, तो टाइम फैक्टर क्या बताता है? व्हाट डज टाइम फैक्टर इंडिकेट्स? टाइम फैक्टर इज अ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर व्हिच रिलेट्स द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन विद टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट कंसोलिडेशन। तो डिटेल में पूरी बातें बताएंगे आपको। तो टाइम फैक्टर एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को लिंक करता है किसके साथ? टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कंसोलिडेशन। मैथमेटिकली इज इक्वल टू सीवी डी बाय डी स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन तो निकाल रखा है, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ, तो डी स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ। अब यहां पे जो रेडियल डायरेक्शन है इज इक्वल टू सीवी की जगह क्या आ गया? सी हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टी डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे 2r का होल स्क्वायर क्या है? व्हाट इज 2r कमिंग आउट हियर? तो r क्या है यहां पे? r इज द रेडियस ऑफ, so r is the radius of, so r is the radius of cylindrical block of the soil. So r is the radius of cylindrical block of the soil having same cross sectional area as that of the vertical prismatic block of the soil surrounding the sand drain. तो r रेडियस है सिलेंड्रिकल ब्लॉक का जो अगर हम सॉइल के चारों तरफ लगाएं या सैंड ड्रेन के चारों तरफ लगाएं जिसमें से पानी फ्लो करके आएगा सैंड ड्रेन के अंदर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है उस सॉइल के जो एक्चुअल में सैंड ड्रेन के चारों तरफ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, r रेडियस है एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ सॉइल का जिसको हमने हाइपोथेटिकली माना सैंड ड्रेन के चारों तरफ, जिसका एरिया कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसका एरिया यानी हॉरिजॉन्टल एरिया बराबर है उस सॉइल के एरिया के जो एक्चुअल में सैंड ड्रेन के चारों तरफ है। इस बात को समझाने के लिए मैं पहला केस ड्राइव करके देता हूं आपको। लेट्स सपोज हमने सैंड ड्रेन प्रोवाइड करी स्क्वायर पैटर्न के अंदर, हमने सैंड ड्रेन प्रोवाइड करी स्क्वायर पैटर्न के अंदर। अब एक एक करके बात करते हैं सबकी। अगर मैं सैंड ड्रेन की बात करूं, इस सैंड ड्रेन में पानी कहां-कहां से एंटर करेगा? दिस सैंड ड्रेन फ्रॉम वेयर द वाटर विल एंटर, इस सैंड ड्रेन में पानी कहां-कहां से एंटर करेगा? चारों डायरेक्शन एंटर करेगा, रेडियल डायरेक्शन। तो ये सैंड ड्रेन में पानी आ रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो सैंड ड्रेन में पानी आ रहा है रेडियल डायरेक्शन के अंदर, तो सैंड ड्रेन के अंदर पानी आ रहा है रेडियल डायरेक्शन के अंदर, तो दिस सैंड ड्रेन वाटर इज कमिंग इन रेडियल डायरेक्शन, एक पॉइंट भी छूट गया। उसी तरीके से इस सैंड ड्रेन में पानी कहां से आ रहा है? इस सैंड ड्रेन में पानी एंटर कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, दिस सैंड ड्रेन आल्सो वाटर एंटरिंग इन रेडियल डायरेक्शन। मैं इसमें दिखाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसलिए मैंने दूसरी सैंड ड्रेन ली थी। तो सैंड ड्रेन में पानी आ रहा है फ्रॉम द सॉइल सराउंडिंग इट, तो हमने क्या किया? r क्या है? रेडियस है एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर का, हाइपोथेटिकल सिलेंडर ब्लॉक का जो सैंड ड्रेन के चारों तरफ माना, जिसका हॉरिजॉन्टल एरिया किसके बराबर है? तो सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल एरिया किसके बराबर है? एक्चुअल एरिया ऑफ द सॉइल, एक्चुअल एरिया ऑफ द सॉइल जो सैंड ड्रेन के अंदर पानी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो एक्चुअल एरिया ऑफ द सॉइल व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग द वाटर इन दैट सैंड ड्रेन। तो अगर मैं सैंड ड्रेन की बात करूं, इस सैंड ड्रेन की बात करूं, इसमें पानी इस सॉइल से भी आएगा, इस तरफ वाली सॉइल से भी आएगा, इस तरफ वाली सॉइल से भी आएगा, इस तरफ वाली सॉइल से भी आएगा। ये सारी सॉइल पानी को कंट्रीब्यूट कर रही होगी इसके अंदर। तो मैंने एक सिलेंडर माना जिसका हॉरिजॉन्टल एरिया उस सॉइल के एरिया के बराबर है जो सैंड ड्रेन के अंदर पानी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे ये बताओ ये जो सॉइल का सैंपल है इन चारों ड्रेन के अंदर, ये जो सॉइल का सैंपल है इन चारों ड्रेन के अंदर, इसका एरिया कितना है? द सॉइल सैंपल और प्रिज्मेटिक ब्लॉक बिटवीन दीस फोर सैंड ड्रेन्स हैव एरिया ऑफ हाउ मच? इसका एरिया s स्क्वायर, तो इसका एरिया आपने बोला s स्क्वायर है, तो पहली चीज मैं ड्राइव करके देता हूं। तो इसका एरिया है s स्क्वायर, तो इसका एरिया आपने बोला इज इक्वल टू s स्क्वायर। और हमारे सिलेंडर का एरिया कितना था? हमारे सिलेंडर का एरिया कितना था जो आपने सैंड ड्रेन के चारों तरफ माना? हमारे सिलेंडर का एरिया कितना था? r स्क्वायर था।
So what is the radius of the cylinder? What is the radius of the cylinder? Whose area, horizontal area, is area of the soil surrounding the centric, which is contributing the water into it. तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 1 by square root of pi into s. जरा कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जरा r की वैल्यू निकाल के बताना कितनी आ रही है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r. What is the value of r coming out to be 0.564. तो r की वैल्यू निकल के आ रही है 0.564. तो r की वैल्यू होती है 0.564 s. So r is equal to 0.564 s for square pattern and 0.525 s for triangular pattern. वो 5 लग रहा था, इसका मैंने कलर रोटेशन चेंज कर दिया कि कंफ्यूजन ना हो कि s दो बार कर दिया, 5 5 दो बार कर दिया. बट इस 564s, दिस इज 525f. तो उसको भी डिराइव कर सकते हो. दिस कैन आल्सो डिराइव फॉर ट्रायंगुलर पैटर्न. इसका मतलब ये हुआ, अब हम क्या लिखेंगे? टाइम फैक्टर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर. बाय 2r जरा चेक करना इसको. सेंटर के अंदर पानी जा रहा है दोनों तरफ से. तो सेंटर के अंदर पानी एंटर कर रहा है दोनों साइड से. तो सेंटर के अंदर पानी एंटर कर रहा है दोनों तरफ से. लेंथ कितनी निकल के आएगी इसके अंदर? 2r निकल के आएगी. लेंथ विल कम आउट टू बी 2r. तो r का मतलब बता दिया. टाइम फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने. टाइम फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अगर हमें टाइम फैक्टर की वैल्यू पता है, क्या निकाल सकते हैं यहां से? इफ नो द वैल्यू ऑफ टाइम फैक्टर, व्हाट कैन बी फाउंड? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी फाउंड इन वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो इन एंड रेडियल डायरेक्शन आल्सो. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता चल गई, वर्टिकल और रेडियल डायरेक्शन में क्या निकाल सकते हो आप? टोटल डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल सकते हो. टाइम भी कैलकुलेट हो सकता है, टोटल डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी कैलकुलेट हो सकता है. टोटल डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैन आल्सो बी कंप्यूटेड. तो ये तो हमारी 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन थी. इसकी एप्लीकेशन सेंटर में आगे वो एक अलग बात है. और इंडिपेंडेंटली वो आपसे सवाल बना के दे सकता है फॉर 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन. इंडिपेंडेंटली ही मे फेम अ प्रॉब्लम ऑन 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन. वो एक अलग बात है, आपके सिलेबस में नहीं है 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन. वर्टिकल सेंटर के ऊपर सवाल आने लगे हैं, इसलिए 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन की थ्योरी में पहले डिस्कस कर लिया. यानी अगर सवाल आता है, आप प्रिपेयर होगे उसके लिए. क्लियर पूरी कहानी? रिपीट करना है इसको कुछ भी? एनी वांट टू रेफर फ्रॉम दिस फाइल? कोई सा रिपीट करना उसमें से? नेक्स्ट स्लाइड. ये नेक्स्ट स्लाइड. r क्या होगा? d का मतलब क्या था? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ. जरा बताना इसमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ क्या होगी? व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ? इस सेंटर के अंदर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ विल बी हाउ मच? इसके अंदर लेंथ ऑफ द r थी सर. अच्छा बढ़िया, r थी. अरे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ आ रही है. अरे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रेंज पाथ है. डबल रेडियस का केस बन रही है. इधर भी सेंटर है, इधर भी सेंटर है. तो क्या पूछ रहा हूं? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ कितनी निकल के आ रही है? इस कमिंग आउट टू 2r. अगर डबल ड्रेनेज का केस बन जाता तो ये r निकल के आती. यदि केस वुड हैव बीन ऑफ डबल ड्रेनेज, तब इसकी वैल्यू r निकल के आती. जैसे d का मतलब पीछे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ, यहां पर भी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ चलती है. स्पेसिंग वाला पॉइंट कौन सा? स्पेसिंग कैलकुलेट कैसे करिए? स्पेसिंग कैलकुलेट बोल रहे हो और कौन सी बात बोल रहे हो? स्पेसिंग पीछे जो हमारी एनालिसिस थी उसके बिहाफ पे बताई हुई है. स्पेसिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं इस बिहाफ पे कि आपको 80% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मिल जाए एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन टाइम के अंदर. तो आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता है. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता है u. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू पता है. इट इज 80% ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट. ये 80% है अल्टीमेट सेटलमेंट का. तो u एट एनी टाइम t इज नोन एज 80% ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट. आपको एम्बैंकमेंट के बनने का टाइम पता है कि एम्बैंकमेंट 2 साल में बनेगा. यानी t इक्वल्स टू 2 ईयर में, t इक्वल्स टू 2 ईयर में आपकी जो कंसोलिडेशन है वो कितनी निकल के आनी चाहिए? 80% निकल के आनी चाहिए. इस बिहाफ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? स्पेसिंग कैलकुलेट करोगे. ऑन दिस बिहाफ स्पेसिंग विल बी कैलकुलेटेड. इसको मेंटेन कैसे करेंगे? किस चीज को मेंटेन कैसे करेंगे? इसको मेंटेन करवाना है. व्हाट इज मेंटेन? स्पेसिंग को कैसे हमने तो बनाई है सेंटरिंग. वी हैव कंस्ट्रक्टेड द सेंटरिंग. अब स्पेसिंग को मेंटेन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन हमने तो कर रखी है. तो देखो सेंटरिंग सिस्टम की कंस्ट्रक्शन हो रही है. सेंटरिंग सिस्टम की. सो हाउ सेंटरिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड? दिस इज नोन एज मेंटरिंग. इसको मेंटरिंग बोला जाता है. तो हॉलो सिलेंडर है या मेंटरिंग है? तो हमने सैंड फिल कर दिया, उसके बाद इस मेंटल को बाहर निकाला जा रहा है. इट इज बीइंग टेकन आउट. अगेन स्क्वायर पैटर्न है ये भी. फिर से ये भी स्क्वायर पैटर्न का केस है. दिस इज आल्सो द केस ऑफ स्क्वायर पैटर्न. लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज पाथ 2r में डाउट है. क्या डाउट है 2r में? डबल ड्रेनेज हो रहा है. अगर डबल ड्रेनेज हो रहा है, डायग्राम बनाया है बस. जैसे डायग्राम जस्ट बीइंग शोन टू यू. ये बस डायग्राम ही बना रखा है ना, हर जगह थोड़ी निकल जाएगी चीज. तो पीछे तो d लिखते हैं, d की वैल्यू कुछ भी डाल दो ना, h/2 डाल देते हो या h डाल देते हो. तो केस तो डिपेंड करेगा ना डबल ड्रेनेज का है या नहीं है. So we're done with all the aspects of your consolidation. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कंसोलिडेशन के वो सारे कवर कर लिए, इंक्लूडिंग 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन आल्सो. 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन भी कंप्लीट कर ली. इस केस में s/2 और से r होगा ना. इस केस में s/2. इस केस में कौन सी वाली सेंटरिंग के लिए? इस केस में भी कौन सी वाली सेंटरिंग के लिए? इस केस की अगर बात करोगे फिर भी सेंटरिंग में को दिखानी पड़ेगी. इमीडिएट सेटलमेंट कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं है. इमीडिएट सेटलमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन. अभी टॉपिक हमारी कंसोलिडेशन चल रही है. जो डिस्कशन हो रही है सारा फोकस उसी के ऊपर रहता है हमेशा. इमीडिएट सेटलमेंट आएगी फाउंडेशन के अंदर. व्हेन वी टॉक अबाउट शैलो फाउंडेशन वहां पे बात करेंगे इमीडिएट सेटलमेंट की. क्योंकि डिस्कशन हुई थी कंसोलिडेशन की, इसलिए सारा पॉइंट कंसोलिडेशन का बताया हुआ है. लास्ट स्लाइड कौन सी है? ये वाली लास्ट स्लाइड. चलिए सो डन विद द एंटायर स्टोरी. अब इसको अप्लाई करते हैं. रेफर द प्रॉब्लम्स ऑन दिस. प्रॉब्लम रेफर करो इसके ऊपर. रेफर द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस एंटायर कांसेप्ट. प्रॉब्लम को रेफर करते हैं इस पूरे कांसेप्ट को. सो प्रॉब्लम आर टू बी एनालाइज्ड. सो प्रॉब्लम, रेफर द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो पहली प्रॉब्लम रेफर करो. सो फर्स्ट प्रॉब्लम सेज a clay soil. First point says a clay soil
इन अ कंसोलिडोमीटर, कल से मैं प्रॉब्लम स्नैपशॉट लेके दे दूंगा आपको। क्ले सॉइल इन कंसोलिडोमीटर, showed a decrease in showed a decrease in void ratio showed a decrease in void ratio from 1.20 to 1.10 when the pressure when the pressure was increased from 0.25 to 0.5 kilogram force centimeter square. Calculate the calculate the first part, coefficient of consolidation. Next part, coefficient of consolidation. Calculate the coefficient of consolidation. Coefficient of consolidation given. So calculate the coefficient of consolidation determined in the test. Calculate the coefficient of consolidation determined in the test. Determined in the test for the given stress increment. For the given stress increment. For the given stress increment. For the given stress increment was 10 meter square per calculated with the coefficient of consolidation. Calculate नहीं है with the coefficient of consolidation. So the coefficient of consolidation determined in the test. So the coefficient of consolidation determined in the test. Coefficient of consolidation determined in the test. Consolidation determined in the test is 10 raised to power 2 meter square per year. Calculate the coefficient of permeability in centimeter per second. Next, also compute coefficient of compressibility and coefficient of volume change. So also compute coefficient of compressibility and coefficient of volume change. ठीक है, calculate कीजिए. Now the data is complete. The coefficient of consolidation CV in the test for the given stress increment. Simplify करके बताइए कितना आ रहा. Simplify and calculate what the value coming out. The entire data is given to you. So calculate what the value coming out. 0.04, 0.4, 4.077. तो 0.4 भी आ गया, 0.04 भी आ गया, 4 भी आ गया. मैग्नीट्यूड बताना है. आप नेगेटिव वैल्यू रिपोर्ट नहीं करोगे, यू विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, विल नॉट इंडिकेट द नेगेटिव वैल्यू. तो नेगेटिव वैल्यू बस ये बताती है कि वॉइड रेशियो कम हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है. वॉइड रेशियो डिक्रीजिंग, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजिंग. चलिए रेफर द स्टोरी. सॉल्यूशन ए भी निकालना है, एफ भी निकालना है और परमिटिव निकालनी है. तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट? चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस. तो चेंज इन वॉइड रेशियो कितना है? 1.2 माइनस 1.0. चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज हाउ मच? चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज 0.5 माइनस 0.25. 0.5 माइनस 0.25 कमिंग आउट टू बी हाउ मच? इतनी आ रही वैल्यू. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.4 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम फोर्स. ये तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आ गया. नेक्स्ट क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू एवी अपॉन 1 प्लस टी नॉट. ये वैल्यू निकाल रखी है आपने 0.4 अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो. ओरिजिनल वॉइड रेशियो कितना है? ओरिजिनल वॉइड रेशियो हाउ मच? 1.2. ओरिजिनल वॉइड रेशियो 1.2 है. सो एमवी इज कमिंग आउट टू बी, एमवी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.18 आ रही है. 0.18 सेंटीमीटर स्क्वायर किलोग्राम फोर्स. चलिए ये भी डायरेक्ट निकाल लिया आपने. नेक्स्ट निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी. तो कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू k अपॉन mv इनटू गामा w. तो k अपॉन mv इनटू गामा w फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द परमिटिविटी. तो cv mv इनटू गामा w वैल्यू पुट करके निकाल लो. कितनी है? 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर और ये है सेंटीमीटर के अंदर. सो 10 मीटर स्क्वायर है तो मीटर को बदलेंगे किसमें? विल कन्वर्ट मीटर इन व्हाट? सेंटीमीटर. तो मीटर को बदला सेंटीमीटर में. सो 10 रेज़ पावर 4 इनटू 10 रेज़ पावर 4. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया. दूसरा ईयर है. हमें चाहिए किसके अंदर वैल्यू? तो आप बोल रहे हैं आंसर कैसे बताओ? पर सेकंड में. तो ईयर को बदलना पड़ेगा सेकंड के अंदर. तो ईयर को कन्वर्ट किया डेज में, डेज को कन्वर्ट किया सेकंड्स के अंदर. तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकंड्स है ना. देख अभी वैल्यू आ गई किसके अंदर? सेंटीमीटर पर सेकंड. तो नाउ दिस वैल्यू इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इनटू एमवी. एमवी कितना है? 0.18. सो 0.18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम फोर्स. गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज गामा डब्ल्यू? व्हाट इज गामा डब्ल्यू? गामा डब्ल्यू कैसे पुट करोगे? विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू गामा डब्ल्यू व्हाट यूनिट? यूनिट्स का ध्यान रखना पूरी इक्वेशन में. एवरी मैथमेटिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली होमोजेनियस. हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन डायमेंशनली होमोजेनियस होनी चाहिए. रौनक किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी होगी.
will not be kilogram per centimeter square, gram per cubic centimeter. What about the value of gamma w? अच्छा, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो क्या आती है सर? वहां मैं के यू कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, के को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। हाँ, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होती है? डेंसिटी होती है। लिखना क्या है आपको यहाँ पे? लिखना क्या है यहाँ पे? यूनिट वेट लिखना है। अब यूनिट वेट की जगह हम यहाँ डेंसिटी क्यों लिख पा रहे हैं? रीजन भी किसने दे रखा है आपको वैल्यू? किलोग्राम फोर्स दे रखा है आपको ये। दिस इज किलोग्राम फोर्स। व्हाट मीनिंग ऑफ किलोग्राम फोर्स? समझ गया? किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है? केजीएफ मींस व्हाट? वेट लिखा हुआ है वो। ये वेट लिखी हुई है वैल्यू यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। 1 केजी का वेट लिखा हुआ है, 1 केजी का वेट लिखा हुआ है। यहाँ पे यूनिट वेट लिखनी है आपको, थोड़ी वैल्यू यूनिट वेट। केजीएफ सेंटीमीटर में पानी का कितना यूनिट वेट? केजीएफ, केजीएफ पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो केजीएफ में चल रही है और जो लेंथ है वो चल रही है हमारी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो केजीएफ पर सेंटीमीटर क्यूब में पानी की यूनिट वेट कितनी है? 10⁻3। कैसे निकाली 10⁻3? वो 9.81 कैसे बता रही है? अगर 9.81 बताओगे तो 9.81 10⁻2 होना चाहिए वहां पे। तो सिंपलीफाई करके निकाल दो, सही है। तो 10⁻3 व्हाट वैल्यू कमिंग आउट? यूनिट्स का ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स। क्वांटिटी कितनी निकल के आ रही है? व्हाट क्वांटिटी कमिंग आउट? व्हाट क्वांटिटी कमिंग आउट? आ रहा है 5.75 into 10 raised power, so 5.75 into 10 raised power minus 7 centimeter per second. 5.75 into 10 raised power minus 7 centimeter per second. This is the quantity of the soil coming out. ये quantity निकल जाएगी soil की। इसमें एक और पार्ट ऐड कर सकते हो, one more part can be added, so इतने पार्ट हो गए थे ये। इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, I'm adding the same point। क्या ऐड कर रहे हैं? If the sample tested at the site, if the sample tested at the site was taken from clay layer, was taken from clay layer 3 meter thick, was taken from clay layer 3 meter thick, clay layer 3 meter thick. Determine the consolidation settlement. Determine the consolidation settlement resulting from the given stress. Resulting from the given stress increment. Resulting from the given stress increment. तो ये सारी एनालिसिस थी कंसोलिडेशन टेस्ट की। अब ये बोल रहा है कि आपने जो कंसोलिडेशन टेस्ट करने के लिए सॉइल का सैंपल लिया था फील्ड में, वो 3 मीटर की क्ले में से उठा रखा था आपने। तो अगर इतना ही स्ट्रेस फील्ड में भी लगेगा उसी क्ले लेयर के ऊपर, तो हमें कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितनी मिलेगी? व्हाट विल बी कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑब्जर्व? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट द कंसोलिडेशन सेटलमेंट। 5.7 5.7 136 13.6 centimeter. चलिए कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करनी। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच नॉट, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच नॉट, थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इनटू डेल्टा एच। चेंज इन वॉइड रेशियो कितना है? चेंज इन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.1, ये चेंज इन वॉइड रेशियो है, अपॉन 1 प्लस 1.2 इनटू एच नॉट 3 मीटर। एच नॉट 3 मीटर कितनी वैल्यू आ रही है? 13.36 सेंटीमीटर 63, तो 13.63 सेंटीमीटर। तो ये कंसोलिडेशन सेटलमेंट आ गई। इसी को और कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा एच और किस बराबर होती है? इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एमवी। एमवी के टर्म में लिख सकते हो, एवी के टर्म में लिख सकते हो। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एमवी इनटू डेल्टा सिग्मा डैश इनटू एच नॉट। एमवी की वैल्यू कितनी थी? एमवी वाज हाउ मच? एमवी की वैल्यू थी 0.18, सो 0.18 डेल्टा सिग्मा डैश इज 0.25 इनटू 3 मीटर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। यहां से भी कैलकुलेट कर लो, सिंपल वाली वैल्यू आएगी 63 सेंटीमीटर। यू गेट द सेम रिजल्ट। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट में काउंट भी सेम। क्योंकि स्टार्ट किया बस बेसिक प्रॉब्लम कराई आपको डायरेक्टली, बेसिक प्रॉब्लम इज बीइंग कैलकुलेटेड। क्लियर है? चलिए रेफर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू बी रेफर्ड, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू बी रेफर्ड इज, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? एवरेज सॉइल प्रोफाइल, एवरेज सॉइल प्रोफाइल obtained from boreholes, average soil profile obtained from boreholes, at site of a proposed building, site of a proposed building whose foundation is to be placed, at depth of 2.5 meter is shown, depth of 2.5 meter is shown. The groundwater table is at depth of 3.5 meter. It is estimated
that the additional stress, it is estimated that the additional stress on the clay layer, estimated that the additional stress on the estimated additional stress on the clay layer, on the clay layer, due to the weight of clay layer, due to the weight of clay layer, due to the weight of building, due to the weight of building, will be weight of building will be 150 kilonewton per meter square. Additional stress on the clay layer due to the building will be 150 kilonewton per meter square at the top of clay, at the top of clay, at the top of clay, and 70 kilonewton per meter square, 70 kilonewton per meter square at the bottom of the clay, at the bottom of the clay, at the bottom of the clay, at the bottom of the clay. Next one क्या बोल रहा है? Next one says results obtained, results obtained from the consolidation test, results obtained from consolidation test, results obtained from consolidation test are, result की वैल्यू बतानी है arbitrary, arbitrary applied stress, so applied stress kilonewton per meter square, so kilonewton per meter square. Then void ratio, void ratio increment होता है 25, 50, 100, 200, 400, 800 प्रैक्टिकल वैल्यू ले ली स्ट्रेस की. void ratio 0.89, so 0.89 जगह कम है, so 0.89, 0.882, let us suppose 0.865, let us suppose 0.830, let us suppose 0.798, let us suppose 0.765, 0.765. Unit weight of the sand above water table level, unit weight of the sand above water table 19 kilonewton per meter cube. Unit weight of the sand below water table 21 kilonewton per meter cube. So 19, this is 21 kilonewton per meter cube. Unit weight of the clay below the water table, इसकी वैल्यू ले लो 20 kilonewton per meter cube. चलिए सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए. डिटरमाइन दी सेटलमेंट ऑफ द क्ले, डिटरमाइन दी सेटलमेंट ऑफ क्ले. अब फिर से बेसिक प्रॉब्लम है, अभी तक मेन प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करी मैंने, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर देंगे, ग्रेजुअली विल कीप ऑन इंक्रीजिंग लेवल. सो लेट्स सपोज दिस इज सिचुएशन, ये सिचुएशन दिखा रखी है आपको 2.5 मीटर, फिर वाटर टेबल लेवल है 3.5 मीटर पे, वाटर टेबल लेवल 3.5 मीटर, फिर क्ले है, फिर क्ले है, सो क्ले है, नीचे रॉक स्ट्रेटम आ गया. सो दिस इज रॉक स्ट्रेटम TRAT1, सो रॉक स्ट्रेटम. तो ये दे रखी है -11.5 मीटर, ये दे रखा है -5.5 मीटर. दिस इज क्ले, दिस इज द क्ले लेयर जस्ट गिवन टू यू, ये क्ले लेयर गिवन है आपको. So this is clay. Then water table level है -3.5 पे. This is the water table level given to you. Foundation आएगी -2.5 मीटर पे, और ये हमारा एलिवेशन है 0 मीटर, ग्राउंड लेवल. This is our ground level. तो सॉइल प्रोफाइल बना के दिखा दिया आपको. I shown the soil profile also. The soil profile is also being shown. So soil profile is also being shown. चलिए कैलकुलेट कीजिए. So this is the building. तो ये soil profile निकाल रखी है हमने बोरवेल डेटा से. This is the sand which is given. This sand given. So this is the sand. ये हमारी कंप्रेसिबल लेयर है. अब सैंड में भी कंसोलिडेशन होगा, और प्रैक्टिकली सैंड में कंसोलिडेशन कितना लेते हैं? सर इफ थिकनेस अगर 3 मीटर से मोर होता तो एमबी रिलेशन यूज होता. कौन सा पीछे वाले सवाल में? अगर थिकनेस अगर 3 मीटर से मोर होता तो एमबी रिलेशन यूज होता. क्या डाउट है आपका? अगर थिकनेस 3 मीटर से ज्यादा होता तो एमबी रिलेशन यूज होता. क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसमें एमबी का क्या यूज आया अमित कुमार? अगर थिकनेस अगर 3 मीटर से मोर होता तो एमबी रिलेशन यूज होता. क्यों ऐसा क्यों? व्हाई सो? फाउंडेशन की साइज बढ़ गई है. जरूरत नहीं सवाल पढ़ो पहले एक बार. जरूरत नहीं फाउंडेशन की साइज की. अभी मैंने फाउंडेशन का कुछ रोल इंक्लूड नहीं किया, धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे उसे. फाउंडेशन की वजह से जो स्ट्रेस का इंक्रीमेंट है वो डायरेक्टली बता दिया, अफेक्टिव स्ट्रेस चेंज हो जाता. तो फिर जो आपको पीछे डाटा गिवन होता, आपको जो डाटा गिवन होता वो भी तो उसी रेंज के लिए गिवन होता. आपसे सेटलमेंट में क्या पूछ रहा है? ये बोल क्या रहा है? इफ द सॉइल टेस्ट एट द साइट वाज टेकन फ्रॉम द क्ले लेयर 3 मीटर थे, डिटरमाइन द कंसोलिडेशन टेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रेस इंक्रीमेंट. तो इसका मतलब इतनी स्ट्रेस इंक्रीमेंट जो साइट पे हुआ है आपके. अगर 3 मीटर से ज्यादा थिकनेस होती, ये स्ट्रेस इंक्रीमेंट वहीं पे देने पड़ते इसको. अगर वहां पे वो स्ट्रेस इंक्रीमेंट नहीं देता तो हमारी वैल्यू काम ही नहीं करती. ये जो आपने वैल्यू निकाली है एमवी की और एवी की, ये तो बस इसी स्ट्रेस इंक्रीमेंट पे वैलिड है. तो 3 मीटर की थिकनेस के लिए 5 मीटर की थिकनेस होती, तो 5 मीटर की थिकनेस पे भी जो स्ट्रेस का इंक्रीमेंट होता है वो इतना ही होता, 0.25 से लेकर 0.5. तभी आप ये चीज अप्लाई कर पाते. देन ओनली दिस विल वैल्यू. तो एवी और एमवी की वैल्यू वेरी कर जाती है. और अगर वो थिकनेस चेंज भी करता तो आपको लिख के देता यही स्ट्रेस इंक्रीमेंट उतनी थिकनेस पे है. previous slide. Point 109 meter.
0.16। दो लोग सेम आंसर निकाल के बताओ, इसका मतलब वही आंसर होगा। आगे रिजल्ट। चलिए देखिए, पेपर दी सॉरी। सो सॉल्यूशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ निकालोगे? इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ निकालोगे? इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्लियर लेयर। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्लियर लेयर। एट द सेंटर ऑफ द क्लियर लेयर। तो सेंटर ऑफ द क्लियर लेयर, तो सिग्मा नॉट डैश, सिग्मा नॉट डैश डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हाउ वी कैलकुलेट दिस? तो 3.5 मीटर तक तो सैंड है, कैसी बल्क सिचुएशन में। सो 3.5 इनटू व्हाट यूनिट ऑफ द सैंड अबव वाटर टेबल लेवल? यूनिट ऑफ द सैंड अबव वाटर टेबल लेवल कितना था? 19। सो 19 प्लस सैंड वाटर टेबल लेवल के नीचे कितनी है? 2 मीटर है। वाटर टेबल लेवल के नीचे है 2 मीटर। 2 मीटर यूनिट वेट कितनी थी सैंड की वाटर टेबल लेवल के नीचे? 21। सो 21 माइनस 10 कहाँ समझ प्लस क्ले। क्ले की कितनी है थिकनेस? व्हाट अबाउट द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर? व्हाट अबाउट द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर कमिंग आउट? सो थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर कमिंग आउट इज हाउ मच? 6। तो सेंटर में निकालना है 3। तो 3 यूनिट वेट कितना है इसका? यूनिट वेट इज हाउ मच? 20। सो 20 माइनस 10 कैलकुलेट करो कितना है सिग्मा नॉट डैश? 118.5 150 सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? सबकी कैलकुलेशन अलग अलग आ रही है। सो 118.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज तो ये तो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। तो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। देन व्हाट द इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस? जब आप बिल्डिंग बना लोगे उसके रेट की वजह से इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ क्लियर। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? आप टॉप पे भी कैलकुलेट कर सकते थे, बॉटम पे भी कैलकुलेट कर सकते थे, दोनों एवरेज निकाल लेते, तब ये वैल्यू निकल जाती। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द क्लियर। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ क्लियर। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ क्लियर। तो डेल्टा सिग्मा डैश कितना दे रखा है? टॉप पे दे रखा है, बॉटम पे दे रखा है? 150 एट द टॉप, 70 एट द, क्या हो गया इसको, 150 एट द टॉप, 70 एट द बॉटम। तो 150 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 कितनी आ रही वैल्यू? 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। आप टॉप पे निकालते क्लियर करके, फिर आप बॉटम पे निकालते क्लियर करके, दोनों का जब एवरेज लेते तो आपको स्ट्रेस मिल जाता। तो आपको स्ट्रेस मिल जाती, यदि स्ट्रेस वुड हैव बीन एट व्हाट? एट द सेंटर। इनफैक्ट वैसे बता सकते हो टॉप पे स्ट्रेस कितना होता? टॉप पे स्ट्रेस कितना होता? ये टॉप पे स्ट्रेस तो लिखा हुआ है आपने, देखो ये स्ट्रेस टॉप पे लिखी हुई है क्लियर करके, और बॉटम पे कितनी होती? ये लिखी हुई है टॉप पे, और बॉटम पे कितनी होती? ये तो होती साथ में हमें 3 की जगह क्या होता? साथ में हमें 3 की जगह क्या होता? 6 होता। फिर डिवाइड बाय 2 करते क्या आता? 6 की जगह 2 हो गया, और वो जो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, चलो हो गया। चलिए, सो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया हमने। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकल गया हमारी वैल्यू। सो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकल गया। तो सिग्मा 1 डैश कितना हुआ? सो सिग्मा 1 डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश। फाइनल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। 118.5 प्लस 110 कमिंग आउट टू बी 218.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीछे आपको टेस्ट करके दे रखा है, ये हमारे कंसोलिडेशन टेस्ट है, उसका रिजल्ट दे रखा है आपको फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस। आपको वाइट रेशियो दे रखी है। तो जब हमारी स्ट्रेस कितनी थी, जब हमारी स्ट्रेस कितनी थी सिग्मा नॉट डैश 118.5, क्या कैलकुलेट कर लोगे? 228 है। एक मिनट, 228 है। सो 228 है। सो 228 है। तो फ्रॉम दी डाटा व्हिच इज गिवन टू यू, जब आपको डाटा गिवन है, आप सिग्मा नॉट डैश और सिग्मा डैश लेकर निकालोगे, वाइट रेशियो निकालोगे। तो फ्रॉम गिवन टेबल, सिग्मा नॉट डैश और गिवन टेबल, फ्रॉम गिवन टेबल फॉर सिग्मा नॉट डैश इक्वल्स टू 118.5। ई नॉट कितनी है? ई नॉट की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज ई नॉट? इंटरपोलेट करो। और जब आप इंटरपोलेट कर रहे हो, आप क्या मान रहे हो? जब आप इंटरपोलेट कर रहे हो, आप क्या मान रहे हो? वेरिएशन लीनियर है, होती नहीं है। इसका किस क्या बताती है हमें? ये जो वाइट रेशियो इफेक्टिव स्ट्रेस कर रहा है, इसकी क्या बताती है हमें? इसकी स्लोप में कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताती है, जो कांस्टेंट नहीं होती। और जब आप इंटरपोलेशन कर रहे हो, आपने मान लिया कहां से? 118.5 से लेकर 228.5 के बीच में वेरिएशन क्या मान लिया आपने? लीनियर मान लिया। इट मींस वेरिएशन इज टू लीनियर। ई नॉट कितनी आ रही है? ई नॉट आ रही है 0.858 फॉर सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू 228.5। यूनिट तो मैंने लिखा ही नहीं। ई1 कितनी है? ई1 इज हाउ मच? 0.824। ई1 इज 0.824। निकालो सेटलमेंट। तो डेल्टा एच सेटलमेंट निकालनी थी। सो डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इनटू एच नॉट। चेंज इन वाइट रेशियो, चेंज इन वाइट रेशियो 0.858 माइनस 0.824 माइनस 0.824। थिकनेस कितनी थी कंप्रेसिबल लेयर की? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर? थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर वाज 6 मीटर। 0.824 6 मीटर डिवाइड बाय 1 प्लस 0.858 सिंपलीफाई करके निकालो कितनी आ रही है? व्हाट इज कमिंग आउट? 109। सो 0.109 मीटर। सो 10.9 मीटर में आ रही है वैल्यू, एमएम में आ रही है, मीटर में आ रही है वैल्यू। तो सो 10.9
सेंटीमीटर, सो 10.9 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज कमिंग आउट, ये वैल्यू निकल गया है। क्लियर? पीछे क्या बता रहे थे? 109 शुरू में निकला था किसी का आंसर, ये निकल गया था। सागर का आया था 0.109, मनीष का 0.160, 1.155, आदित्य का 0.3, ये कहां से निकाल ली सारी चीजें? अभी भी बहुत हल्का सवाल था क्योंकि आपको स्ट्रेसेस की वैल्यू डायरेक्टली दे दी थी, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को डायरेक्टली लिख रही हो। यहां पे चेक कर सकते हो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, जो अप्लाइड लोड है उसकी वजह से स्ट्रेस क्या होती जा रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, अप्लाइड लोड की वजह से स्ट्रेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 150 कितना हो गया, 70 हो गया, फ्रॉम 150 रिड्यूस अप टू 70। सीसी से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, पर सीसी निकालना पड़ेगा, वैल्यू थोड़ी होना सीसी की। डाटा वही यूज करोगे और पहले सीसी निकालोगे, फिर सीसी से निकालोगे, तो कैलकुलेशन भी कर लोगे, तो लिखिए कैलकुलेशन। सीसी गिवन होता है, डायरेक्टली यूज करना ना उसे। सीसी कैसे कैलकुलेट करोगे, उसी डाटा से कैलकुलेट करोगे। जितने टाइम में सीसी कैलकुलेट करोगे उससे कम टाइम में सेटलमेंट आएगा। तो हां, कैलकुलेट कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन से, पर वो टाइम का वेस्टेज है, द वेस्टेज ऑफ टाइम। लिक्विड लिमिट कहां दिया हुआ है? लिक्विड लिमिट नहीं दिया हुआ है, ये कर यहां से निकालता, कर्व नोट करके स्लोप निकालता। ये जो टेस्ट का रिजल्ट है इसे पूरा निकालने के लिए कर्व से, वही तो डिस्कस कर रहा हूं, टाइम आपका गेस होता है उसके अंदर। जब स्ट्रेस में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें एक्सकेवेटेड सॉइल का वेट माइनस क्यों नहीं किया? क्यों माइनस करोगे एक्सकेवेटेड सॉइल का वेट? व्हाइल सब्ट्रैक्ट द रेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल। एक्सकेवेटेड सॉइल का वेट सब्ट्रैक्ट क्यों करना है आपको? इनिशियली टोटल वेट लिया, ठीक है, फिर इनिशियली टोटल वेट लिया, फिर आपने सॉइल को हटाया, फिर आपने स्ट्रक्चर बनाया। इस सारी प्रोसेस से जरा लाइन पढ़ के लिखी हुई है, इस सारी प्रोसेस से जरा लाइन पढ़ के लिखी हुई है। जो एडिशनल स्ट्रेस आए वो डायरेक्टली दे देना उसने आपको, इसने आपको डायरेक्टली एडिशनल स्ट्रेस दे तो दिए, तो सॉइल का वेट क्यों बताऊंगा? अगर ये नहीं बताता मुझे तो मुझे वो चीज कैलकुलेट करनी पड़ जाती। तभी तो डिस्कस किया, तो बहुत हल्का सवाल है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा, कुछ गिवन था प्रॉब्लम के अंदर, एवरीथिंग वाज गिवन टू यू द प्रॉब्लम। तो आपने सॉइल को एक्सकेवेट किया, फिर आपने बिल्डिंग बनाई, बनाने के बाद जो एडिशनल स्ट्रेस आ गया, वो एडिशनल स्ट्रेस की वैल्यू देगी उसने आपको 150 और 70, तो मैं क्यों उसमें और कैलकुलेट करूंगा? अगर ये नहीं गिवन होता, इट इज वैल्यू हैव नॉट गिवन, तो हम कैलकुलेट करते हुए जो आप बोल रहे हो, और वो भी कर रखा होगा, तो आपने दूसरे सवाल में, क्योंकि वो दूसरे सवाल में कर रखा होगा, यहां पे अप्लाई कर दिया, इधर यहां पर क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली उसने दे रखा है आपको चेंज। इनिशियली टोटल वेट लेंगे, इनिशियली वेट टोटल वेट, क्योंकि बिल्डिंग बनने से पहले तो सॉइल का पूरा वेट था, फिर आपने एक्सकेवेशन करी 2.5 मीटर तक की, फिर आपने स्ट्रक्चर बनाया, इसके बाद जो एडिशनल स्ट्रेस आ गए वो आपको डायरेक्टली दे दिए इसने। अगर नहीं देता तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, देन दिस कैलकुलेशन वुड हैव बीन रिक्वायर्ड। क्लियर पूरी कहानी? चलिए, सो दैट वी टुडेस क्लास, मीट टुमारो एट द सेम टाइम।